हेलो गाइज, मैं सीए राकेश कुमार आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज इस वीडियो में बात करूँगा ITR2 फाइलिंग की कि ITR2 किसको फाइल करना है और कैसे फाइल करना है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देख लेते हैं कि ITR2 किसको फाइल करना है। अगर आप एक सैलरी पर्सन है और आपको सैलरी इनकम के साथ साथ कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस हो रहा है, या फिर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और आपको उस हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम रिसीव हो रहा है, तो इस केस में क्या करना है, आपको ITR2 फाइल करना है। अगर आपके पास केवल कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस है, इसके अलावा कोई भी इनकम नहीं है, तो भी आप ITR2 फाइल कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और उस हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम रिसीव हो रही है और उसके अलावा कोई भी इनकम नहीं है, तो भी आप ITR2 फाइल कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये से ज़्यादा की, तो भी आप ITR2 फाइल कर सकते हैं। या अगर आप HUF है और आपके पास कोई भी बिजनेस नहीं है, तो आप ITR2 फाइल कर सकते हैं। या फिर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है और आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, तो भी आप ITR2 फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देख लिया कि ITR2 किसको फाइल करना है। अब देखते हैं कि ITR2 कैसे फाइल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधे इनकम टैक्स की साइट पे आ जाना है। अगर आप incometax.gov.in टाइप करेंगे तो ये साइट खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप इस साइट पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैं इस साइट पे रजिस्टर हूँ, तो इसलिए मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको यूजर ID पासवर्ड डाल देना है। यहाँ मैंने यूजर ID पासवर्ड डाल दिया हूँ। अब यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये काम करना है, एक AS को डाउनलोड कर लेना है। उसमें देख लेना है आपको कि इसमें कितने इनकम आ रहे हैं। फिर आपको 26 ईयर्स यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसमें चेक कर लेना है कि आपके पास कितने इनकम आ रहे हैं। फिर आपके पास जो एक्चुअल इनकम होगा उससे कंपेरिजन कर लेना है कि 26 ईयर्स में AS में और आपके पास जो एक्चुअल इनकम फॉर्म 16 होगा, या फिर आपके पास जो अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही होगी तो हाउस प्रॉपर्टी के रेंट की रिसीट होगी, या फिर कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन के स्टेटमेंट होंगे। तो उससे मैच करा लेने की जो हमारे एक्चुअल स्टेटमेंट में जो इनकम आ रही है वो AS में रिपोर्ट हो रहा है या नहीं, या फिर 26 ईयर्स में दिख रहा है या नहीं। आपको पहले ये सारी चीज़ें मैच करा लेने हैं। तो फिर आपको क्या करना है, ई फाइल पे आ जाना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे आ जाना है, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आ जाना है। जैसे इस पे आ जाएंगे तो इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, किस असेसमेंट ईयर के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। तो मैं करेंट असेसमेंट के लिए रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो मैं 23-24 पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ तो ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर कंटिन्यू कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे ITR फॉर्म चूज करना है कि कौन सा ITR फॉर्म फाइल कर रहे हैं। तो मैं 2 कर रहा हूँ, तो 2 पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से प्रोसीड विद ITR2 कर देंगे। फिर लेट गेट स्टार्टेड कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको ITR फाइलिंग का रीजन बताना है कि आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर 2.5 लाख रुपये से कम की इनकम है तो आपको अदर पे क्लिक करना है। या फिर अगर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा, अगर 1 लाख से ज़्यादा करेंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। या फिर 2 लाख रुपये से ज़्यादा अगर फॉरेन ट्रेवल पे खर्चे करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। या 1 लाख रुपये से ज़्यादा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के पे करते हैं पूरे साल में तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। या फिर कोई अदर रीजन है तो यहाँ पे क्लिक करना है। ये सेक्शन 139 सेक्शन 1 का 7 प्रोवाइजो कहता है कि अगर ये सारे कंडीशन आपके पास फुलफिल हो रहे हैं तो आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है। तो मेरे केस में क्या है कि 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा की इनकम है, तो मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे कि आप कौन से ऑप्शन में फॉलो करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको शेड्यूल एक बार सेलेक्ट कर लेना है जो आपके काम के हैं। इसमें से बहुत सारे शेड्यूल ऐसे होते हैं जो आपके काम के नहीं होंगे, तो उसको आपको हटा देना है। जैसे कि आप इनकम पे क्लिक करेंगे तो इनकम में देख लेना है कि आपके पास कौन कौन से इनकम आ रहे हैं, उसी इनकम पे क्लिक करना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ITR भर के दिखाऊंगा। तो ये मैं पहले आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, ये फिक्टिशियस एग्जाम्पल है, ये एक्चुअल एग्जाम्पल नहीं है। तो आप एक्चुअल अपना फिगर लेके ही ITR फाइल करेंगे। जैसे कि कोई राम है, राम को सैलरी मिल रही है 3 लाख रुपए की, तो आपको सैलरी वाले शेड्यूल को क्लिक मतलब चेक करना पड़ेगा।
फिर सेल ऑफ म्यूचुअल फंड या परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड है, इससे आपको कैपिटल गेन आ जाएगा या फिर कैपिटल लॉस आ जाएगा, तो आपको कैपिटल गेन पे भी क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपके पास रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम भी है तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल को भी आपको चेक करना पड़ेगा। फिर बैंक इंटरेस्ट है, ये अदर इनकम में आता है, तो आपको अदर इनकम के मतलब शेड्यूल को भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके पास कोई कुछ डिडक्शन भी है, जैसे कि एफटीसी का 1.5 लाख एलआईसी का पेमेंट करते हैं वो, फिर मेडिक्लेम क्लेम का 25,000 रुपये वो टीडी में डिडक्शन मिल जाएगा। फिर सेविंग बैंक इंटरेस्ट है जो 15,000 रुपये में से उसको 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, इस एग्जाम्पल को मैं इस आईटीआर में फीड करके बताऊंगा आपको। यहाँ पर मैं सैलरी के इनकम आ रहे थे तो मैंने इस पर चेक मार्क कर दिया हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है तो इस पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह से आपको चेक कर लेना है, जो जो इनकम आपके पास है उस इनकम पे क्लिक चेक मार्क करके आपको आगे बढ़ जाना है। फिर सारे शेड्यूल देखने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा, तो यहाँ पर आपको स्किप द क्वेश्चन कर देना है, फिर आगे बढ़ जाना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा, तो यहाँ पर आपसे सारे डिटेल यहाँ पे मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल देने पड़ेंगे सारे टैब में। जैसे कि पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके जनरल इन्फॉर्मेशन के सारे डिटेल देने हैं। फिर सैलरी के डिटेल यहाँ पूछ रहे हैं तो सैलरी के डिटेल देने हैं, फिर हाउस प्रॉपर्टी के डिटेल देने हैं, कैपिटल गेन के डिटेल देने हैं। तो ये सारे शेड्यूल को एक एक करके हम फीड करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए कि आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो आइए देख लेते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया था कि किस एग्जांपल को मैं लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले पार्ट ए पे चलते हैं। पार्ट ए में क्या क्या पूछ रहा है उस सारे क्वेश्चन को जवाब देके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे कुछ चेक कर लेना है। यहाँ ये ऑटो फिल आता है, जैसे कि नाम, फिर पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये ऑटो फिल आता है, आपको बस चेक कर लेना है, फिर आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आपको कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट का डिटेल देख लेना है। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डिटेल आपको दिख जाएगा, जो पहले से ऑटो फिल आता है ये। तो एड्रेस जो भी आपका होगा यहाँ पर दिख जाएगा एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर जो भी होगा यहाँ पर दिख जाएगा, फिर ईमेल एड्रेस भी दिख जाएगा। अगर आपको इसको चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे एडिट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। फिर आपको फाइलिंग स्टेटस पे आना है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर फाइलिंग अंडर सेक्शन पूछ रहा है कि अगर आप कौन से सेक्शन में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल करते हैं, यानी कि 31 जुलाई 2023 से पहले रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो सिंपली आपको सेक्शन 139 का सबसेक्शन 1 चूज करना है। अगर बिलेटेड करते हैं तो ये करना है। अगर रिवाइज करना चाहते हैं रिटर्न तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 चूज करना है। तो इस तरह से आपको सेक्शन देख लेना है कि आप कब रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो मैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहा हूँ, तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑप्ट कर लिया हूँ। फिर ये अगर नोटिस वगैरह आता है तो यहाँ पे क्लिक करके जिस सेक्शन में नोटिस आएगा उस सेक्शन को चूज कर लेना है। तो मेरे केस में कोई नोटिस वगैरह नहीं है, तो नोटिस के लिए मैं रिटर्न नहीं फाइल कर रहा हूँ, तो इस पर कुछ भी नहीं करना है, फिर आपको आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। अगर आप 115 बीएसी ले रहे हैं, मतलब न्यू रेजिम में जा रहे हैं, तो आपको यस करना है। अगर न्यू रेजिम को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको नो करना है। तो मैं न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया पूछ रहा है, तो आपको सिंपली चूज कर लेना कि आप रेसिडेंट हैं या फिर नॉन रेसिडेंट हैं। तो मैं रेसिडेंट हूँ तो रेसिडेंट पर क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कंडीशन कौन सा फुलफिल कर रहे हैं रेसिडेंशियल का। तो अगर यू वेयर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज़्यादा रहे थे तो आप रेसिडेंट कहलाएंगे। तो मैं 182 दिन से ज़्यादा रहा था पिछले प्रीवियस ईयर में, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अगर सेक्शन 115H में अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है या फिर ले रहे हैं तो आपको यस करना है। अगर नहीं मिल रहा है या फिर नहीं ले रहे हैं तो नो पे क्लिक करना है। फिर अगर सेक्शन 5A आपके केस में फॉल हो रहा है तो यस करना है, अगर नहीं हो रहा है तो नो करना है। अगर आप FII या फिर FPI है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो मैं FII या फिर FPI नहीं हूँ तो इस पर नो क्लिक कर दिया। फिर आगे पूछ रहा है कि डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। तो ये जो होता है वो डेट के केस में होता है, तो मैं सेल्फ रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो इस केस में नो कर दिया।
फिर डिटेल ऑफ डायरेक्टरशिप, अगर आप डायरेक्टर है तो यस कीजिए, अगर डायरेक्टर नहीं है तो नो कीजिए। तो मैं डायरेक्टर नहीं हूँ तो नो पे क्लिक कर दिया। डिटेल ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अगर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर अगर कोई हेल्ड किए हुए हैं किसी कंपनी में तो डिटेल देना पड़ेगा, अगर नहीं किए हुए हैं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। फिर सिंपली आपको यहाँ पर आके सेव पे क्लिक कर लेना है। अब आपको बैंक डिटेल फीड करना है, तो बैंक डिटेल पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये खुल के आएगा, तो यहाँ पर आपको बैंक ऐड करना है। अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा अकाउंट, या फिर आप पहले से आईटीआर फाइल करते आ रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी बैंक यहाँ पर ऐड होगा, तो आपको देख लेना है कि ऐड है मेरा बैंक या नहीं है। अगर आप न्यू टैक्स पेयर है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे बैंक ऐड करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐड अनदर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा, तो यहाँ आपको बैंक डिटेल दे देना है, बैंक अकाउंट नंबर, फिर बैंक को कंफर्म कर देना है, फिर अकाउंट टाइप मतलब करेंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, फिर प्राइमरी अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पे बता देना है, फिर आईएफएससी कोड बता देना है। फिर आपको सिंपल यहाँ आके वैलिडेट कर देना है। जैसे वैलिडेट कर देंगे तो आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। ये बैंक जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे ये बैंक शो हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अगर आपके केस में कोई रिफंड बन रहा है तो रिफंड के लिए सेलेक्ट करना पड़ता है अकाउंट। तो आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आपको जिस अकाउंट में रिफंड लेना होता है उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना होता है। कैसे करना है सेलेक्ट, जैसे यहाँ पर अभी सेलेक्ट हो रखा है, अनसेलेक्ट रहा होगा तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा रिफंड के लिए। तो जिस अकाउंट में आप रिफंड लेना चाहेंगे उस अकाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर ऐसे कर लेंगे तो आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ से आपको कन्फर्म कर लेना है, तो मैं यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिसाइल डिटेल मैंने भर दिया है, तो मेरा ये इन्फॉर्मेशन का टैब सारा ओके हो गया है। अब आता हूँ सैलरी पे, तो जैसे सैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रॉस सैलरी का डिटेल देना है, तो ऐड अनदर पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम डालने हैं, फिर एम्प्लॉय का टैन डालने हैं, ये मैंडेटरी होगा अगर आपके केस में टीडीएस है तो। अगर सैलरी पे टीडीएस कटा हुआ है तो आपको यहाँ पर टैन नंबर मैंडेटरी देना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉय के यहाँ पर एड्रेस दे देना है, फिर टाउन सिटी दे देना है, फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है स्टेट की, जिस स्टेट में आप वर्क करते हैं, फिर पिन कोड डाल देना है, फिर जिप कोड अगर कोई है तो डाल देना, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉयर जो भी है यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे सैलरी का डिटेल दे देना है, जितनी भी सैलरी आपको रिसीव हुई रहेगी यहाँ पर डाल देना है। तो आपको देख लेना है कि कितनी सैलरी रिसीव हुई है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर 3 लाख की सैलरी रिसीव हो रही है, तो मैं 3 लाख यहाँ पर दिखा दूंगा। यहाँ पर 3 लाख में डाल देता हूँ। फिर कह रहा है कि यहाँ पर डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यू, अगर और भी कोई वैल्यू है तो आप यहाँ पर ऐड करके दिखा सकते हैं, तो कोई प्रेक्यूजिट वगैरह कोई मिला हुआ है तो। फिर यहाँ पर कोई प्रेक्यूजिट है तो दिखा देना है। नेचर ऑफ प्रेक्यूजिट यहाँ पूछ रहा है, जो भी आपके पास प्रेक्यूजिट कोई मिला होगा, तो जैसे कि एकोमोडेशन कोई मिला है या फिर कार का कोई एक प्रेक्यूजिट मिला हुआ है, आपको देख लेना कि आपको कौन सा प्रेक्यूजिट मिला हुआ है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना है। तो मेरे केस में कोई प्रेक्यूजिट नहीं मिला हुआ है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। अगर कोई प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है तो आपको यहाँ पे डाल देना है, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है तो यहाँ पर ऐड करके डाल देना है, या फिर कोई अगर रिटायरमेंट बेनिफिट अदर कंट्री में मेंटेन हो रहा है तो वहाँ यहाँ ऐड कर देना है, या फिर कोई रिलीफ वगैरह मिल रहा है 89 में ए में तो यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरह से आपको ब्रेकअप देना है अपनी सैलरी का, जो जो सैलरी फॉर्म 16 में जो भी डिटेल आ रहे होंगे इस अकॉर्डिंग यहाँ पर फिट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सैलरी डिटेल सेव हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 लाख का बेसिक सैलरी डाला था, बेसिक सैलरी यहाँ पे 3 लाख रुपया आ गया। कोई प्रोक्यूजेट कोई भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कुछ भी नहीं था, केवल बेसिक सैलरी 3 लाख रुपया का था, तो मैं यहाँ पे डाल दिया था, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि डिडक्शन 50,000 का मिल जाता है सेक्शन 16 में 50,000 रुपये का, तो यहाँ से कोई ये 3 लाख में से 50,000 माइनस होकर 2.5 लाख रुपया आ गया है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे 50,000 का मिल गया यहाँ पर। तो फिर इसको हम यहाँ से कन्फर्म कर देंगे। तो सैलरी की डिटेल मैंने भर दिया यहाँ पर। अब बारी आती है हाउस प्रॉपर्टी की। सिंपली हम हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का डिटेल देना है कि आप किस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाए हुए हैं, उस प्रॉपर्टी का डिटेल यहाँ पे देना है। तो एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डाल देना है जो भी है। फिर आपको यहाँ पे टाउन एंड सिटी डाल देना है। यहाँ पर स्टेट चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे कंट्री रीजन ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, इंडिया। पिन कोड डाल देना है। फिर ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी कौन है, अगर आप खुद प्रॉपर्टी के ऑनर है तो सेल्फ कीजिए, अगर कोई माइनर है तो माइनर पर क्लिक कीजिए, अगर आपके स्पॉस कोई है तो उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे ऑनर जो भी है वो अपना क्लिक कर लेंगे। तो अगर सेल्फ है तो आप सेल्फ पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इज द प्रॉपर्टी को ओन, अगर आपका प्रॉपर्टी दो लोग मिल के ऑन किए हुए हैं तो आपको नो पे, यस पे क्लिक करना है। फिर आपका जितना परसेंटेज होगा वो डाल देना है। अगर आप खुद ऑन कर रहे हैं तो नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ ऑटोमेटिक 100% होके आ जाएगा। अगर को ऑन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना पड़ेगा कि कितना परसेंट उस प्रॉपर्टी में आपका शेयर है। तो मेरा खुद का प्रॉपर्टी है, मैं खुद का ऑनर हूँ, तो यहाँ पर नो पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा 100% का ऑनरशिप आ जाएगा। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी चूज करना है कि आपका टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या है, कि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट है या फिर डीम्ड लेट आउट है। तो मेरा लेट आउट वाला है तो लेट आउट में डाल देंगे। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, अगर आप खुद रहते होंगे घर में तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा, तो उस पर डाल के आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट 2 लाख का मिल जाएगा, 2 लाख रुपये तक का। अगर आप वो हाउस घर लोन पे लिए हुए हैं और लोन पे कोई इंटरेस्ट पे करते हैं तो 2 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिल जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में। लेट आउट वाले मेरा प्रॉपर्टी है क्योंकि मैंने रेंट पे लगाया है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर दूंगा। फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आप फिर यहाँ पर आपको टेनेंट का नाम डाल देना है जो भाड़े पे रह रहे हैं। फिर उनका पैन नंबर डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है। ठीक है। फिर यह पैन पब्लिक टैन ऑफ द टेनेंट, अगर टैन नंबर है टेनेंट का तो वो भी डाल देना है। तो इस तरह से सारी डिटेल डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा यहाँ पर नीचे। तो आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना भी ग्रॉस रेंट रिसीव हुआ है यहाँ पे डाल देना है। तो मेरे केस में 1,80,000 का रेंट रिसीव हो रहा था। फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना हो रहा था रिसीव। रेंट जो रिसीव हो रहा था मुझे 1,00,000 रुपये, 1,80,000 रुपये का। तो यहाँ पर मैं 1,80,000 रुपये डाल देता हूँ। फिर यहाँ पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज, अगर ऐसे रेंट आपके पास कोई है जो कि रियलाइज नहीं हुआ है वो भी डाल देना है। फिर टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, अगर लोकल अथॉरिटी को कोई टैक्स पे किए हुए हैं तो यहाँ पे डालना है। अगर कोई लोकल अथॉरिटी को टैक्स पेड किए नहीं किए हुए हैं तो आपको जीरो कर देना है। तो मैंने कोई भी टैक्स मतलब पे नहीं किया है लोकल अथॉरिटी को, तो यहाँ पर जीरो कर देता हूँ। यहाँ पे इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एनुअल वैल्यू आ जाएगा आपका 1,80,000 रुपया। फिर 30% का डिडक्शन मिल जाता है इसमें। तो यहाँ पर 54,000 का डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आप कोई इंटरेस्ट पे किए हुए रहते, अगर आप वो हाउस प्रॉपर्टी लोन पे लेके उस पर इंटरेस्ट कोई पे किए हुए रहते तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट बनता वो यहाँ पर डाल के फिर आपका टोटल नेट इनकम यहाँ पर बन के आ जाता है। मेरे केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पर जीरो आ गया। फिर मेरा नेट इनकम जो आ गया हाउस प्रॉपर्टी से 1,26,000 रुपये का। फिर यहाँ से आपको सिंपली ऐड पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको एक बार इनकम वेरीफाई कर लेना है कि जो आपने इनकम डाले वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एक बार यहाँ से चेक करके फिर आपको नीचे आके कंफर्म कर लेना है। यहाँ मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ हॉस्पिटल का डिटेल मैंने डाल दिया है, ये कंफर्म भी हो गया है। अब आते हैं कैपिटल गेन पे। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि आपके पास कौन सा कैपिटल गेन हुआ है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने पे अगर कोई कैपिटल गेन हुआ रहेगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। या फिर अगर आपको शेयर या फिर म्यूचुअल फंड को सेल करने पे कोई गेन हुआ हुआ है तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। अगर शॉर्ट टर्म वाला है तो, लॉन्ग टर्म वाला है तो यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरह से आपको देख लेना है कि आपके पास कौन सा कैपिटल गेन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन सा कैपिटल गेन है। मैंने क्या किया है, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड किया है 6 लाख रुपए का और उसको परचेज किया था 4 लाख रुपए में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो सेल कर रहा हूँ वो विद इन 1 ईयर कर रहा हूँ, 1 साल से पहले मैं सेल कर दे रहा हूँ। अगर आप 1 साल से पहले सेल कर देते हैं किसी म्यूचुअल फंड को तो वो शॉर्ट टर्म माना जाता है, उस पर कोई गेन आता है। तो अगर 1 साल के बाद अगर सेल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म माना जाता है, उस पर 112A सेक्शन लग जाएगा और उस पर 10% से टैक्स देना होता है। अगर शॉर्ट टर्म वाला है तो 111A में फॉल करेगा और उस पर 15% का टैक्स देना होता है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा शॉर्ट टर्म वाला है और उसमें मुझे 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ है और उस पर मुझे 15% का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 115A को चूज कर लेता हूँ। तो फिर सीधा मैं चलता हूँ उसी साइट पे।
मैं यहाँ पे 115 ए वाला चूज 111 ए वाला चूज कर लिया। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर आपको नीचे आके कंफर्म कर लेना है। यहाँ से आपको कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले में आके क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे चूज करना है 111 ए। जैसे 111 ए चूज करेंगे तो आपको अमाउंट फीड करने के लिए कॉलम खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डाल देना है जो भी है। मेरे केस में 6 लाख रुपया है तो 6 लाख डाल देता हूँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फिर यहाँ पर कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। अगर जितना भी कॉस्ट है आपके शेयर का उतना आपको डाल देना है। यहाँ पर मेरे केस में म्यूचुअल फंड का कॉस्ट 4 लाख रुपये का था, मैं 4 लाख डाल दिया। अगर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है विदाउट इंडेक्सेशन वाला तो डाल देना है। कोई ट्रांसफर पे कोई खर्चा हुआ है तो यहाँ पर डाल देना है। तो मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। फिर यहाँ आप देख रहे होंगे कि 2 लाख रुपये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में आ गया हुआ है। और सिंपली आपको यहाँ से सेव कर लेना है। फिर आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है इनकम कि मैंने जो जितना इनकम मैंने डाला था उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरे 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल मेरा वहाँ पर आ रहा था, तो यहाँ पे भी मेरा 2 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल दिख रहा है। तो मेरा इन्फॉर्मेशन सही है। तो मैं यहाँ से नीचे आके इसको सेव कर लूँगा। फिर यहाँ से मैं कन्फर्म कर देता हूँ। मैंने कैपिटल गेन डाल दिया शॉर्ट टर्म वाला। लॉन्ग टर्म मेरा कोई भी कैपिटल गेन नहीं है तो 112 ए में कोई भी फॉल नहीं करेगा। फिर आ जाऊँगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो मेरे पास इंटरेस्ट का इनकम आ रहा था 15,000 रुपये का, तो मैं यहाँ पे ये डाल दूँगा। जैसे अदर सोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पर ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको इनकम चूज कर लेना है कि आपके पास कौन सा इनकम है। तो कोई डिविडेंड का इनकम होगा तो डिविडेंड का चूज कर लेना है। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट चूज कर लेना है। तो मेरे केस में इंटरेस्ट का इनकम है तो मैं इंटरेस्ट चूज कर लेता हूँ। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट था मेरा, तो यहाँ पे 15,000 का इंटरेस्ट डाल देता हूँ। इस 15,000 रुपया में से मुझे 10,000 का रिडक्शन भी मिल जाएगा टी में, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैंने डिटेल डाल दिया 15,000 रुपये का। अब आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। फिर आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो मैंने इनकम डाला है यहाँ शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरा इनकम यहाँ पे 15,000 का शो कर रहा है, तो मेरा इन्फॉर्मेशन सही है। फिर आपको नीचे आके कंफर्म कर लेना है। तो मेरे पास जितने भी इनकम थे तो मैंने सारे इनकम डाल दिए हैं। सैलरी का भी इनकम मैंने डाल दिया है, मैंने हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी डाल दिया है, कैपिटल गेन का भी इनकम डाल दिया है और अदर सोर्सेज का भी इनकम डाल दिया है। मैंने सारे इनकम अपने अभी तक डाल दिए हैं। अब आई बारी डिडक्शन की, तो डिडक्शन पे चलते हैं आप सीधा। तो यहाँ पे मैं डिडक्शन पे आ गया हूँ। एटीडी का डिडक्शन था मेरे पास 25,000 रुपये का, तो मैं एटीडी पे सीधा क्लिक कर देता हूँ। जैसे एटीडी पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो आपको एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर सीनियर सिटीजन होते तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाता मैक्सिमम। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो मैक्सिमम 25,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। तो मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ तो सिंपल यहाँ पर नो पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं 25,000 रुपये डाल देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, सेव कर लेना नीचे आके। यहाँ मैं सेव कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ से वेरीफाई कर लेना कि जो मैंने डिडक्शन डाला है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरा 25,000 डिडक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो अब इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब मेरे पास 2 डिडक्शन और है, एटीटीटीए का और एटीसी का। तो ये मैं शेड्यूल 6A डाल देता पे खोल देता हूँ क्लिक करके। जैसे शेड्यूल 6A पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा किस सेक्शन में आपका फॉल कर रहा है एटीसी। तो मेरा एलआईसी का था, तो एलआईसी का डिडक्शन मुझे एटीसी में मिल जाएगा। तो मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। चाहे आप 190 कीजिए या 2 लाख कीजिए या फिर 3 लाख कीजिए, आपको मैक्सिमम 150 का ही मिल पाएगा डिडक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल डिडक्शन मिल पाएगा। अगर 1.5 लाख रुपया तो 1.5 लाख भी मिलेगा। अगर आपके पास 50,000 का डिडक्शन तो 50,000 का ही मिलेगा। तो मेरे केस में क्या था, 1.5 लाख का डिडक्शन था एटीसी का, तो मैं 1.5 लाख यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ मैं सिंपली 1.5 लाख रुपये डाल देता हूँ। यहाँ मैंने 1.5 लाख रुपये डाल दिया हूँ। फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको भी ऐड पे क्लिक कर लेना है। मैंने जो डिडक्शन डाल दिया है एटीसी का और एटीडी का। अब मेरे पास बचा है एटीटीटीए का 10,000 का। तो आपको सिंपली पार्टशिप वाले पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एटीटीटीए का दिख जाएगा सेक्शन। तो आपको यहाँ पर 10,000 डाल देना है। मैक्सिमम आप एटीटीए में 10,000 डिडक्शन ले सकते हैं, चाहे इंटरेस्ट आपको कितना भी मिले। तो यहाँ मैंने 10,000 रुपये यहाँ डाल दिया हूँ। अब सिंपली सेव पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे टोटल मेरा 185 का डिडक्शन आ गया है। 150 LIC का, 25 मेडिक्लेम का और 10
इंटरेस्ट का। तो टोटल मिला के 185 मेरा डिडक्शन मिल गया, उसको यहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ। अब मैंने सारे इन्फॉर्मेशन भर दिए हैं, टोटल इनकम का, टोटल डिडक्शन का। अब जितने भी टैब है आप उसको सेव कर लेने हैं, और एक एक करके जो अभी तक सेव नहीं हो रखा है, कंफर्म नहीं हो रखा, उस टैब को आपको सेव कर लेना है सारे पे क्लिक कर करके। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। मैंने एक एक करके सारे शेड्यूल को मैंने कंफर्म कर दिया हूँ। बस आपको सारे शेड्यूल पे क्लिक करके सिंपली आपको कंफर्म कर लेना है। अगर कंफर्म नहीं भी करते हैं तो भी चल जाएगा, उससे आप कंफर्म कर लेना एक बार। फिर आपको क्या करना है, टैक्स पेड वाले पे आना है। फिर टैक्स पेड वाले में आपको TDS, TCS, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको दिख जाएगा अगर आपने कोई पेड किया हुआ है। तो सिंपली आपको टैक्स पेड वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपका TDS शो कर जाएगा, कोई सैलरी पे TDS कटा हुआ तो यहाँ पे शो कर जाएगा, या फिर अदर दैन मतलब सैलरी पे कटा हुआ है तो यहाँ पर दिख जाएगा, अदर सोर्सेज पे कटा हुआ है तो यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे TDS या कोई एडवांस टैक्स पेड किए हुए हैं तो यहाँ पर दिख जाएगा, या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए हुए हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आके ऐड चालान पे क्लिक करना है। फिर चालान का डिटेल सारे भरने हैं, फिर आपको सेव करने हैं। तो आपका चालान जो सेल्फ असेसमेंट का होगा वो भी आपका अमाउंट दिख जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे चीज़ चेक कर लेने एक बार कि सारे TDS या सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स करेक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, फिर नीचे आके कंफर्म कर लेना है। अब आपको पार्ट बी TI देखना है कि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने फीड किए हैं वो सारे करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि सारे इनकम मैंने अभी तक जो मैंने फीड किए हैं सारे आ रहे या नहीं आ रहे। तो सैलरी मेरा 2.5 लाख रुपये का आ रहा है, रेंट मेरा 126 का आ रहा है, कैपिटल गेन 2 लाख रुपये का आ रहा है, इंटरेस्ट मेरा 15,000 का आ रहा है। टोटल मेरी 591 की इनकम हो गई। 185 का रिडक्शन हो गया। टोटल में 4,6 यहाँ पर बन के आया टोटल इनकम। टोटल इनकम यहाँ पे 4,6 है। तो यहाँ से आपको कंफर्म कर लेना है। फिर आपको पार्ट बी में जाना है। यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगी अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनी है तो सिंपली आपको पार्ट बी पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी दिख जाएगी अगर कोई बनेगी तो। यहाँ पे 23,400 की टैक्स बन रही है, जिसमें से 12,500 का हमें रिबेट मिल गया है, क्योंकि 5 लाख रुपये तक वही टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो उसमें 12,500 का मुझे बेनिफिट मिल जाता है, रिबेट मिल जाता है। तो 12,500 रिबेट मिल के मेरा 10,900 की नेट टैक्स लायबिलिटी बन गई यहाँ पर। तो इतनी की लायबिलिटी हमें पे करनी होगी। फिर 436 रुपये इस पर एजुकेशन सेस बन गया 4%। तो 11,336 रुपये की लायबिलिटी टोटल बन के आ गई है। तो इतनी की हमें जब तक पे नहीं करेंगे तब तक हमारी रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगी। जैसे नीचे आएंगे तो 11,790 के राउंड ऑफ फिगर को हमें कह रहा है यहाँ पे पे नाउ करने के लिए। तो इसको हम यहाँ से पे नाउ कर देंगे। अब मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ से कंफर्म कंटिन्यू कर लेना है। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो यहाँ पे असेसमेंट 2324 दिख रहा होगा आपको। सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 चालान नंबर में बनता है ये। फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। फिर यहाँ पे सारे अमाउंट आपको दिख जाएंगे, 10,902 रुपये, फिर 436 रुपये सेस के, 452 रुपये इंटरेस्ट के। इस तरह से 11,790 का हमें लायबिलिटी है। अब यहाँ से आपको कंटिन्यू कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर बैंक चूज करना है, नेट बैंक आपका कौन से नेट बैंकिंग है, कौन से बैंक के। अगर SBI तो SBI पे क्लिक करके उसकी चालान को पेमेंट कर दीजिए। जैसे चालान को पेमेंट कर देंगे जैसे चालान को पेमेंट कर देंगे तो आपको यहाँ पर एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे आना है। फिर ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। तो ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको BSR कोड डाल देना है। फिर यहाँ आपको डेट ऑफ डिपॉजिट, जिस डेट को आपने जमा किए हैं पैसे चालान, वो डेट डाल देना है। चालान नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पर अमाउंट डाल देना है। तो मैं यहाँ पर सब कुछ डाल देता हूँ। यहाँ मैंने चालान नंबर और अमाउंट मैंने डाल दिया है। आप सिंपली यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको पार्ट बी TTI पे आना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि टैक्स पेड मेरा 11,790 हो गया है। फिर आप अमाउंट पेबल 0 आ रहा है, तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सिंपल यहाँ प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ आपको ये क्लिक कर देना है। फिर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ आप
एक पेज खोल के आएगा, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई कर लेना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक मैंने फीड किए हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे सही। फिर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ITR फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई एरर आया हुआ रहता तो यहाँ पर एरर दिख जाता, तो फिर आपको एरर को पहले ठीक करना होता, फिर जाके आपको वैलिडेट करना होता। तो मेरे केस में कोई एरर नहीं आया, तो यहाँ पर ITR वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको ई-वेरीफाई करना है। आप आधार OTP के थ्रू ई-वेरीफाई करके इंस्टेंट आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप रिटर्न अपलोड कर सकते हैं और आप वेरीफाई आप 30 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी आप अपना ITR अपलोड कर दीजिए और उसको 30 दिन के अंदर उस एक्नॉलेजमेंट पे साइन करके आप बेंगलोर भेज दीजिए। तो आप 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो भी सही लगे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ई-वेरीफाई बाय ITR भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दूंगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपका ITR फॉर्म अपलोड हो जाएगा। फिर आपका इसका एक्नॉलेजमेंट निकालना है, फिर इस पर साइन करना है, फिर बेंगलोर भेज देना है 30 दिन के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के थ्रू आप अपना ITR बहुत ही आसानी से फाइल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।